पेपर पढ़ना हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आपको पता है, टीजीटी का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि सबसे बेहतरीन व्याख्या उपलब्ध कराता है आपको। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को महसूस कर रहे होंगे कि इससे पहले की जो व्याख्याएं आपने बुक से पढ़ी हो या कहीं से देखी हो, उसमें क्या है कि सिर्फ प्रश्न और उसका जो उत्तर है उसकी ही व्याख्या उपलब्ध कराई जा रही है। इस वीडियो में हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो अन्य विकल्प हैं उन पर भी विचार कर रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम टीजीटी 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे, टीजीटी 2013 ज्योग्राफी का पार्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि कांगो और अमेजन बेसिन स्थित हैं। प्रश्न है कांगो और अमेजन बेसिन स्थित हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है कि कांगो और अमेजन बेसिन विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषताएं हैं। विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषताएं कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है। तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। आपको पता है कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री की रेखा है। 0 डिग्री से अगर हम 5 डिग्री उत्तर या दक्षिण, 5 से 10 डिग्री, ठीक है, 5 से 10 डिग्री, 5 उत्तर से, क्योंकि ये पेटियां खिसकती हैं, ठीक है, तो 5 से 10, ये इधर नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये वाला जो एरिया है दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण, इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं। और ये इसकी विशेषता है वर्ष भर, ठीक है, वर्ष भर जो है समान उच्च तापमान और वर्ष भर समान उच्च वर्षा। वर्ष भर समान उच्च वर्षा, ठीक है, समान उच्च वर्षा रहती है। और ये विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में फैला है। इसका जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड 5 से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अगर हम मैप पे बात करें तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका आपको पता है यहाँ पे है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में। अफ्रीका, यहाँ पे आप अफ्रीका के कांगो बेसिन में, अफ्रीका के कांगो बेसिन में, ठीक है। गिनी तट पड़ता है यहीं पे, गिनी तट पे। उसके बाद पूर्वी द्वीप समूह, ठीक है, कहाँ? पूर्वी द्वीप समूह पे, ठीक है, पूर्वी द्वीप समूह, ठीक है। उसके बाद फिलीपींस, ठीक है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। उसी में स्थित है कांगो बेसिन और अमेजन बेसिन। कांगो बेसिन अफ्रीका में है और कांगो अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? कई बार प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। विश्व में चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा में चीनी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है, इसलिए क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। वर्तमान समय में चीनी उत्पादन की अगर हम बात करें चीनी उत्पादन की बात करें तो जो है गन्ना उत्पादन की अगर हम बात करें तो ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील और भारत, चीन, ठीक है, और पाकिस्तान, ये गन्ना उत्पादक प्रमुख देश हैं। और आपको बता दें, गन्ना एक जो है उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा? उष्णकटिबंधीय पौधा है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसकी जो है उत्पत्ति या उसका जो मूल जन्मभूमि जो है इसकी भारत को ही माना जाता है, गन्ने को, ठीक है। गन्ने का जो जन्म स्थान है वो भारत में माना जाता है। परंतु वर्तमान समय में चीनी की अत्यधिक मांग होने के कारण इसका उत्पादन उष्ण और उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में किया जाने लगा है या दोनों ही कटिबंधों में किए जाने लगा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या? चीनी का कटोरा क्यूबा। ब्राजील गन्ना उत्पादन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे, चीन तीसरे स्थान पे, पाकिस्तान चौथे स्थान पे है, ठीक है। और चीनी उत्पादन में भी अगर आप नया डाटा देखें, पहले तो भारत का स्थान था, अगर आप नया डाटा देखेंगे तो चीनी उत्पादन में भी ब्राजील का पहला स्थान हो गया, ठीक। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ये परिभाषा किसने दी है? मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ये परिभाषा है एच बैरोज महोदय की, ठीक है। एच स्टेटमेंट है, कथन है, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। आप इसको याद कर लीजिए, रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो एच बैरोज इसका सही उत्तर है। अन्य विकल्पों पर अगर हम विचार करें तो इसमें सबसे पहले आता है हंटिंगटन महोदय। हंटिंगटन महोदय के बारे में बात करें तो ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। इनकी 2-3 बुक बहुत प्रसिद्ध हैं। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, क्या नाम है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ठीक है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। एक है इनकी बुक द पल्स ऑफ एशिया, ठीक है, द पल्स ऑफ एशिया इनकी एक पुस्तक है, ठीक है। वाइडल डी ला ब्लास की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये कहाँ के हैं?
फ्रांस के हैं, और पेज की संकल्पना इन्होंने विकसित की फ्रांस में, ठीक है। और संभववादी हैं, ये क्या है, संभववादी हैं, संभववादी विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक हैं, ठीक है। रेडजेल की अगर हम बात करें, ठीक है, रेडजेल ने जो है क्या कहा, एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी पुस्तक का नाम है। और राज्य इनका स्टेटमेंट है, राज्य थल से संलग्न जीव है। राज्य जो है थल से संलग्न एक जीव है, ये रेडजेल के बारे में विचार है, ठीक है। तो रेडजेल कहाँ के थे आपको पता है, जर्मनी के थे, ठीक है। आप बैरोज, हंटिंगटन, रेडजेल, वाइडल, डी लाप्लास, 4 विद्वानों के बारे में जब भी हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो हमने प्रश्न उत्तर सॉल्व कराए हैं उससे ही हमें बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो गया। अगर आप इसको लिखते चलेंगे तो बहुत सारा मैटर आपके पास वन लाइनर उपलब्ध हो जाएगा, जो कि टीजीटी और पीजीटी या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, जिस भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बुक्स में व्याख्या तो दी गई है, बुक्स में सिर्फ व्याख्या मानव भूगोल, मानव पार्षद की है और एच बैरोज के बारे में दी गई, अन्य विकल्पों पर विचार नहीं किया गया है। लेकिन इस तरह से करने से हमारे पास एक बहुत अच्छा नोट्स और सभी विकल्पों के बारे में विचार हो जाता है, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कई बार प्रश्न आ चुका है, ये भी टीजीटी में ही हम सॉल्व करा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को 100 जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण सन 1884 ईस्वी में किया गया था और ये 3 बार मोड़ी गई है। अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसे करके ये 3 बार मोड़ी गई है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा 1884 में की गई है और 3 बार मोड़ी गई है। सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह। कई बुक्स में आपको शनि भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो मैं आपको डाटा उपलब्ध करा रहा हूँ, ये जो बृहस्पति सबसे, ये सविंदर सर की बुक से लिया गया है, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है 61 जो है बृहस्पति के हैं और शनि के 31 बताए गए हैं, ठीक है। और अरुण के 27 हैं और मंगल के आपको पता है 2 हैं, क्या नाम है उनका, फोबोस और डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस, ठीक है। ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें निम्नलिखित देशों में किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है, किस देश की सीमा जो है भारत के साथ सबसे अधिक है, तो बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। इसका एक सूत्र है बचपन, हालांकि मैं ट्रिक्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन ये सरल शब्द है, याद हो सकता है, बचपन, ठीक है। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। ये बचपन शब्द आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि भारत की जो है किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा, तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन से, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल से है, ठीक है। तो ये शब्द याद कर लीजिए, बचपन, ठीक है। तो चारों विकल्प आपके क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। मैक्सिको चांदी, बोलिविया टिन, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा, ठीक है। ये रूस लिखा हो, रूस का यहाँ पे गलत हो गया, ये बॉक्साइट है, ठीक है। रूस के साथ क्या है, ये बॉक्साइट है, ठीक है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं। अभी प्रश्न 2013 का है, इसका रियल उत्तर दिया गया उस पर आप विचार मत करिए। हम करंट डाटा के साथ अगर हम बात करें तो करंट डाटा में क्या है, रूस की अगर हम बात करें तो रूस के साथ जो है सही उत्तर क्या है, हीरा। रूस के साथ सही उत्तर क्या होगा, हीरा, ठीक है। रूस जो है हीरा उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। अच्छा, हीरा उत्पादन में रूस के बाद जो है, रूस तो पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो किसका स्थान आएगा, बोत्सवाना का, ठीक है, बोत्सवाना का, ठीक है। आपको पता है दक्षिणी अफ्रीका देश है, अफ्रीका के दक्षिण में स्थित ये देश है बोत्सवाना, और रूस पहले स्थान पे है। अगर हम दूसरा विकल्प पे विचार करें, ठीक है, तो चांदी है। चांदी क्या आता है, मैक्सिको और चांदी का मिलान हमेशा सही होता है क्योंकि चांदी उत्पादन में मैक्सिको का प्रमुख स्थान है। अच्छा, चांदी उत्पादन दूसरा प्रमुख स्थान किसका है, चीन का। आप याद रखिएगा मैक्सिको के बाद चीन का है, ठीक है। अगर हम जो है टिन की बात करें, तो टिन जो है वर्तमान समय में चीन में उत्पादित किया जाता है सबसे ज़्यादा टिन, ठीक है। और अगर हम तांबा की बात करें तो तांबा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। तांबा की अगर हम बात करें तो तांबा सबसे ज़्यादा चिली में उत्पादित किया जाता है, कहाँ, चिली और पेरू में, ठीक है, चिली और पेरू में। तो आप देख रहे हैं कि उस समय तो कुछ भी उत्तर रहा होगा, ठीक है। ये उत्तर था इसका, रूस और बॉक्साइट का मैच नहीं कर रहा था, लेकिन हमें क्या है कि पुराना आंसर की से काम नहीं का, हमें हो सकता है यही प्रश्न पूछ दे करंट डाटा के आधार पे, तो हमें देखना पड़ेगा कि रूस जो है हीरा के लिए है और हीरा उत्पादन में रूस के बाद बोत्सवाना का स्थान है, ठीक है। मैक्सिको चांदी और मैक्सिको के बाद चीन का दूसरा प्रमुख स्थान है। टिन उत्पादन में चीन का प्रमुख स्थान है। तांबा उत्पादन में चिली और पेरू का प्रमुख स्थान है, ठीक है। अगर हम आगे बात करेंगे, ठीक है, ये क्या है, निम्नलिखित में से पंपाज, 8वां प्रश्न है,
पंपाज और स्टेपीज, पंपाज और स्टेपीज हैं। आपको पता है कि दो तरह के मैदान पाए जाते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय मैदान, एक शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए अगर हम पृथ्वी है, तो जो 23.5 उत्तर, नॉर्थ और साउथ, इसके मध्य जो मैदान पाए जाते हैं उनको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और 23.5 से 66.5 के मध्य जो मैदान पाए जाते हैं उनको हम शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान भी कहा जाता है, ठीक है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान पंपाज और स्टेपी। तो आपको पता है ऐसे एक होता है प्रेरी, ठीक है, कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अगर हम स्टेपी की बात करें तो स्टेपी कहाँ है, स्टेपी जो पड़ता है हम लोगों का यूरेशिया में, ठीक है, यूरेशिया, यूक्रेन साइड इसका प्रमुख हिस्सा कहाँ पड़ता है, यूक्रेन में पड़ता है, ठीक है। पंपाज आपको पता कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है अर्जेंटीना और उरुग्वे में, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपाज पड़ता है, ठीक है। और ऐसे ही डाउन्स, डाउन्स है आपने नाम सुना होगा, डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और बेल्ट आपने नाम सुना होगा, बेल्ट, बेल्ट कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। ये कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय या मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है, पंपाज, स्टेपीज, प्रेरी, ठीक है, डाउन्स, बेल्ट। इसके अलावा पुस्ताज भी है, पुस्ताज, ठीक है, पुस्ताज आपने सुना होगा कहाँ है, हंगरी में, ठीक है, पुस्ताज कहाँ है, हंगरी में। इसके अलावा आपने कमेंट करके बताइएगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि न्यूजीलैंड में भी जो है एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उसका नाम क्या है, न्यूजीलैंड में एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उसका नाम क्या है, ठीक है। अगर नहीं बताएंगे तो मैं बता ही दूंगा अगली वीडियो में, लेकिन फिर भी प्रयास करिएगा। 5-6 मैंने आपको बता दिया, न्यूजीलैंड का आप कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है प्रश्न, ठीक है। अगला, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो सिंपल सा प्रश्न है, सबसे बड़ा डेल्टा नील नदी बनाती है, ठीक है। नील नदी की डेल्टा को ही आपको पता है हेरोडोटस ने ही डेल्टा शब्द दिया था, ठीक है। और उन्होंने ही नील नदी डेल्टा की खोज की थी, ठीक है। उन्होंने इस क्षेत्र को देखा था और बताया था कि ये नदी के जो है निक्षेप के द्वारा इसका निर्माण होता है, किसने, हेरोडोटस ने, ठीक है। तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा, डेल्टा शब्द का हेरोडोटस ने इस्तेमाल किया था, और किस नदी के लिए, नील नदी की डेल्टा के लिए ही किया था। तो प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, तो सबसे बड़ा डेल्टा भी नील नदी का ही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में किस विषय को कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे विश्व का कहवा बंदरगाह, कहवा पत्तन के नाम से जानते हैं, तो इसका सही उत्तर है सेंटोस। ये ब्राजील का एक बंदरगाह है, ठीक है, ब्राजील का एक बंदरगाह है, उसको क्या कहते हैं, सेंटोस उसका नाम है। और इस पत्तन को कहवा बंदरगाह नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो ये भी ब्राजील के ही पत्तन है, जबकि ब्यूनस आयर्स आपको पता है अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ता है, और बाकी ये तीनों पत्तन जो है कहाँ है, ब्राजील में पड़ते हैं, ठीक है। और सेंटोस को क्या कहता है, सेंटोस को कहवा पत्तन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा, ये एक पत्तन है जो ब्राजील तट पर पड़ता है, उसका नाम है रेसिफ, ठीक है, क्या नाम है उसका, रेसिफ, ठीक है। ये पत्तन किस लिए जाना जाता है, आप कमेंट पर करके बताइएगा। रेसिफ पत्तन जो है ब्राजील तट पर है, अटलांटिक महासागर में है, आप बताइएगा कमेंट करके किस लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है, तो सिंपल सी बात है, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां जो है ज्वार भाटा के लिए संबंधित हैं। आपको पता है कि अगर जो है ऐसी कोई स्थिति बनती है, आपको ये अर्थ, ठीक है, अर्थ, मून और सन, ठीक है, तो जब पृथ्वी के एक तरफ मून और सन हो जाते हैं, ठीक है, तो स्थिति कब बनती है, न्यू मून को बनती है स्थिति, ठीक है, न्यू मून को बनती है स्थिति। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों की सम्मिलित आकर्षण शक्ति काम करती है, तो कैसा उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, सिजगी, क्या कहा जाता है, सिजगी या युति इस स्थिति को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये दोनों एक ही तरफ हों, आपने कभी ये भी कंडीशन देखी होगी कि इस तरफ मून हो गया, इस तरफ सन हो गया, तब भी ये एक सीधी रेखा में है, तब भी ये सीधी रेखा में है, ठीक है। ये दोनों स्थितियां जो है कब बनती हैं, एक न्यू मून को बनती है और एक पूर्णमासी, अमावस्या और पूर्णमासी को बनती है, ठीक है। तो इस स्थिति में भी उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है, क्योंकि एक तरफ तो गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से, और दूसरी तरफ उसके अपकेंद्रीय बल की वजह से ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये स्थितियां बनती हैं किसमें, ज्वार भाटा से, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, याडंग, ये कुछ स्थल रूप दिए गए हैं,
स्थल रूप, यारडंग, ज्वारनदमुख, लटकती घाटी, नूनाटक, और इधर उनके कारक दिए गए कैसे क्या बनता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि यारडंग जो है, यारडंग वायु से बनता है और वायु की कैसा अपर्दनात्मक स्वरूप है। कैसा स्वरूप है ये? अपर्दनात्मक। एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सा निक्षेपणात्मक है, कौन सा अपर्दनात्मक है। ठीक है, अगला प्रश्न है लटकती घाटी। लटकती घाटी हिमानी से बनता है, हिमानी से बनता है और ये भी एक अपर्दनात्मक स्वरूप है। ज्वारनदमुख आपको पता है नदी, भारत में कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? तो ताप्ती और नर्मदा। ठीक है, अगला क्या है? नूनाटक। नूनाटक इन्होंने विकल्प दिया भूमिगत जल, ये इसका सही उत्तर नहीं है। नूनाटक वास्तव में हिमानी क्रिया से निर्मित एक स्थलाकृति है जो कि अपर्दनात्मक स्वरूप है, अपर्दनात्मक स्वरूप है। ठीक है, ये भी तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? नूनाटक। पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए बी सी सुमेलित है, डी विकल्प सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? इससे पहले कि आप वीडियो जाकर के देखिएगा तो आपको उसमें धाराओं का मैप मिल जाएगा। ठीक है, और कौन सी ठंडी धारा नहीं है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम ठंडी धारा नहीं है, लेब्राडोर ठंडी धारा है, कनारी ठंडी धारा है और फाकलैंड भी ठंडी धारा है। ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। आप जो है जाकर के इससे पहले वाली वीडियो में मैप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है जो कि मैक्सिको खाड़ों से प्रभावित होकर के जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से जाते हुए यूरोप तक चली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति, खाद्य, नीली क्रांति, मछली, श्वेत क्रांति, दुग्ध, पीली क्रांति, इस्पात। ठीक है, तो पीली क्रांति यहाँ पर जो मैच नहीं करती, क्योंकि पीली क्रांति इस्पात के लिए नहीं, पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन के लिए है। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए? तिलहन के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती है, तिलहन उत्पादन। ठीक है, बाकी तीन विकल्प सही हैं। अगला है चिनूक। क्या है? चिनूक एक स्थानीय हवा है। चिनूक क्या है? एक स्थानीय हवा है और ये कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका या हम लोग कह सकते हैं यूएसए में जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर ऐसे नीचे उतरने वाली एक जो है गर्म हवा को चिनूक कहा जाता है। ये जो वहाँ के पशुपालक हैं, कहाँ के? अमेरिका के जो मैदानों में पशुपालक रहते हैं उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होती है, क्योंकि जब भी ये हवा आती है, जब भी हवा आती है ये तो क्या कर देती है? बर्फ को पिघला देती है। जब बर्फ को पिघला देती है तो चारागाह में जो है घास उग जाती है और पशुपालकों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए इस हवा को हिमभक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमभक्षी भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि सूची एक को सूची दूसरे सुमेल करना है। ठीक है, बुशमैन, पिग्मी, एस्किमो, गोंड। ठीक है, तो आप सबसे पहले बुशमैन, आपको पता है बुशमैन कहाँ? कालाहारी में पाया जाता है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है? कालाहारी किन देशों में फैला हुआ? तो कालाहारी बोत्सवाना और नामीबिया में फैला हुआ है, तो ए का ये वाला विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये नामीबिया या बोत्सवाना। ठीक है, और आपको पता गोंड कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, एस्किमो अलास्का में, पिग्मी जायरे में। ठीक है, तो इसका ये सही विकल्प हो जाएगा। और जनजातियों से संबंधित वीडियो पहले ही बन चुकी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। जनजातियों की सभी पहलुओं पर विचार किया गया है उस वीडियो में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन माना जाता है किसे? अगर आप देखेंगे इसमें, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। वैश्विक विरासत वन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व सन 1986 ईस्वी में नीलगिरी में बनाया गया था। ठीक है, नीलगिरी में बनाया गया था पहला बायोस्फीयर रिजर्व। और आपको पता है वर्तमान समय में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। 18 में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व को जो है विश्व की विरासत सूची में शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा आपको पता है एक कार्यक्रम चलता है MBB, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इनको जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। तो भारत में कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 में से 11 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। उसमें से एक हमारा कौन सा है? पश्चिम बंगाल का सुंदरबन भी है। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 ईस्वी में नीलगिरी में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? यहाँ पे है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही उत्तर है कांगो नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, नाइजर, नील और कांगो। ठीक है, अगर आपको अफ्रीका का मैप याद हो तो ऐसे, तो कांगो नदी ऐसे निकलती है, ऐसे और ऐसे, और ऐसे जो है
क्या है, भूमध्य रेखा गई हुई है, ठीक है। और अगर आपको पता नाइजर नदी ऐसे यहाँ से निकलती है और यहाँ पे गिर जाती है, ठीक है। और नील नदी यहाँ विक्टोरिया झील से निकल के इधर भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखेंगे सारी नदियों की आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और आपको बता दें कि जो कांगो नदी है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसी पे स्टेनले और लिविंगस्टोन, ठीक है, ये लिविंगस्टोन दो जलप्रपात, महत्वपूर्ण जलप्रपात जो है मिलते हैं। नाइजर नदी पर एक जलप्रपात मिलता है, कैंजी बांध, ठीक है, कैंजी बांध है वहाँ पर, जलप्रपात नहीं, कैंजी बांध है। और अफ्रीका पे नील नदी पर आपको पता ही है कि एक असवान बांध है, ठीक है, असवान बांध, स्टेनली जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात, ठीक है। कहाँ पे हैं ये, जो है कांगो नदी पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली सबसे जो है छाया का काला भाग क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है प्रच्छाया। सबसे काला भाग प्रच्छाया कहलाता है। और थोड़ा जो उजला भाग रहता है यानी कि जो कम काला रहता है उसको क्या कहते हैं, उपछाया कहते हैं, ठीक है। क्या है, ग्रहण के दौरान छाया बनती है, ग्रहण के दौरान बनने वाली छाया को जो है उपछाया प्रच्छाया कहते हैं। तो जो सबसे काली छाया होती है उसको प्रच्छाया कहा जाता है, और जो कम काली या उजली होती है उसको उपछाया कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं। सभी लोगों को पता है फिनलैंड को, फिनलैंड में करीब 10,000 झीलें हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ठीक है, पेज मैंने अभी ऊपर बताया, पेज, फ्रांस और बाइडली ला ब्लास, ठीक है। रुको और जाओ, निश्चयवाद, ग्रिफिथ, टेलर, लेवेंसराम, फ्रेडरिक रेडजेल। व्यवहारवाद, इमैनुअल कांट नहीं, व्यवहारवाद जो है किसने दिया है, किर्क महोदय ने दिया है, ठीक, किसने दिया है, किर्क महोदय ने दिया है। ये व्यवहारवाद की जो विलियम किर्क महोदय ने इसकी जो है संकल्पना का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो पेज की संकल्पना बाइडली ब्लास, ठीक है, फ्रांस, रुको और जाओ नियतवाद, ग्रिफिथ टेलर, लेवेंसराम, फ्रेडरिक रेडजेल। व्यवहारवाद, इमैनुअल कांट नहीं, विलियम किर्क इसका सही उत्तर है। तो विकल्प डी इसका सम्मिलित नहीं है। आगे है, दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास मैदानों को क्या कहते हैं। देखिए ऊपर वाला प्रश्न फिर से आ गया है, दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण घास के क्षेत्र क्या कहलाते हैं। तो सही उत्तर क्या है, पंपाय, क्योंकि प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए में, ठीक है, या उत्तरी अमेरिका में बोल सकते हैं। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं, यूरेशिया में, या आप यूक्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पंपाज कहाँ बचा, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न में, कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता है कहवा, चाय, रबड़ ये रोपड़ फसलें हैं, बागानी कृषि है, ठीक है। तो बागाती कृषि है, बागाती कृषि की विशेषता होती है ये व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। कैसे, व्यापारिक उद्देश्य से की जाती हैं, और अधिकांशतः इसमें नकदी फसलों को ही उगाया जाता है। भारी मात्रा में इसमें जो है पूंजी निवेश किया जाता है, ठीक है। तो ये बागाती कृषि की विशेषता है, ठीक है। व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, नकदी फसलें उगाई जाती हैं, रोपड़ फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, और भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया जाता है। अच्छा, विस्तृत कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो विस्तृत कृषि क्या होती है कि बहुत बड़े आकार के खेत होते हैं, बहुत बड़े आकार के खेत होते हैं, और यांत्रिक विधि से, कैसे, यांत्रिक विधि से जो है उत्पादन किया जाता है, श्रमिकों का कम उपयोग किया जाता है, श्रमिक जो है कम उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप अगर देखेंगे कि विस्तृत कृषि की एक विशेषता है कि इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति श्रमिक उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या कम लगी होती है, ठीक है। तो विस्तृत कृषि की किसी विशेषता है कि बहुत बड़े आकार पर, बहुत बड़े बड़े खेतों पर यांत्रिक विधियों से इसकी जो है खेती की जाती है, और इसमें श्रमिकों का कम उपयोग किया जाता है, मशीनीकरण का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम और प्रति श्रमिक उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। सीढ़ीदार खेत है, आपको पता है पर्वतीय खेती की विशेषता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। समोच्च कृषि भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसको सीढ़ीदार खेती। बहुविध फसल मतलब बहुत सारी फसलों को एक साथ उगाया जाना बहुविध फसल कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, मानसून क्या है, मानसून क्या है, ठीक है। मानसून कैसी हवाएं हैं, तो ये मौसमी हवाएं हैं, मौसम के अनुसार अपनी जो है दिशा बदल देती हैं। ग्रीष्म काल में समुद्र से स्थल की ओर और शीतकाल में स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं को मानसूनी पवनें कहा जाता है, और ये मौसमी हवाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जब भी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, सब आपको प्रश्न पहले से ही पता रहेंगे कि ये प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल के बाद चाहे आप ताप मंडल बोल दीजिए चाहे आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद क्या आएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल या ताप मंडल, ठीक है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। अत्यधिक वर्षा से, निर्वनीकरण से, अत्यधिक कृषि से, अत्यधिक चराई से भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या से संबंधित है, ठीक है। ये प्रश्न में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि विकल्प जो है थोड़े टेढ़े मेढ़े दे रखे हैं। अत्यधिक चराई, ये तो महत्वपूर्ण है, ये अत्यधिक चराई, तो चौथा विकल्प किस में मिले, देखिए चौथा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है, यानी कि ये दो तो वैसे ही एलिमिनेट होगा क्योंकि भारत में अपरदन की समस्या का महत्वपूर्ण कारण जो है अत्यधिक चराई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, निर्वनीकरण मतलब वनों को काटने से मिट्टी अपरदन हुआ, ठीक है। 2 और 4, ये देखिए 2 और 4, हालांकि विकल्प 3 भी हो सकता है, अत्यधिक कृषि से, ठीक है, क्योंकि कृषि से क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होता है, ठीक है, क्योंकि पानी का जो है खेतों में जलभराव अधिक हो जाता है, ठीक है, नहरी सिंचाई जहाँ पे होती है वहाँ पर अपरदन की समस्या, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण कारण नहीं और हमारा विकल्प के साथ मैच भी नहीं कर पा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 और 4। हालांकि अत्यधिक कृषि के साथ भी मिट्टी का अपरदन होता है कि क्योंकि खेतों में जुताई करना, पानी भरना, ठीक है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जब खेतों को जुताई करके छोड़ दिया जाता है तो हवा के द्वारा जो सूखी मिट्टी होती है, जो भुरभुरी मिट्टी होती है, उसको उड़ा लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका सही उत्तर हो सकता है, सी और डी, लेकिन महत्वपूर्ण जो है कि आयोग ने डी उत्तर सही माना था उस समय, ठीक है। हालांकि अत्यधिक वर्षा से नहीं कह सकते, लेकिन हमारा विकल्प भी ऐसा कोई नहीं है जिसमें 1 2 3 चारों ऑप्शन हो, ठीक है। तो 2 महत्वपूर्ण, निर्वनीकरण और अत्यधिक चराई, ये सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी अपरदन के कारक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीआईएस किसका लघु रूप है, जीआईएस किसका, और तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस का रूप है, लघु रूप है जीआईएस, ठीक। ऐसे ही जीपीएस, आप बताइए कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस, ठीक है। जीआईएस तो हो गया, जीपीएस का बताइएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, 28 बुशमैन निवासी हैं, कितनी बार ये प्रश्न आ चुका है। बुशमैन जो है कालाहाली मरुस्थल, कालाहाली में कहाँ, बोत्सवाना और नामीबिया में अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। पेंटागोनिया आपको पता है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। गोबी का मरुस्थल एशिया, ये चीन और मंगोलिया में, ठीक है। रहा सहारा मरुस्थल आपको पता ही अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, फिर से रिपीटेड प्रश्न। नर्मदा, भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं किसका निर्माण करती हैं, ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानों में जो है, अवसादी चट्टानों में या परतदार चट्टानों में कोयला और खनिज तेल पाया जाता है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसका अगले पार्ट के लिए जो है कल आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो है, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको, आई होगी नहीं, आएगी बहुत पसंद, क्योंकि सभी विकल्पों में विचार कर रहे हैं। और वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।